नमस्कार। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की हमने बात की थी कि हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने इनकी सामान्य जानकारी देखी थी। अब हम यहाँ पर इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार वंश का शौर्य, उनका पराक्रम हम त्रिपक्षीय संघर्ष में देख चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे यह शब्द कहाँ से आया। तो गुर्जर शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो वैन सांग ने किया था। चीन का यात्री है ये, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था, तब इन्होंने गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रतिहार शब्द से तात्पर्य होता है द्वारपाल। द्वारपाल, वॉचमैन, गेटकीपर कह सकते हैं। गुर्जर शब्द का जाति के संदर्भ में सबसे पहले प्रयोग, देखिए स्टूडेंट्स, गुर्जर शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग हम वैनसांग करते हैं, लेकिन गुर्जर का अगर हम बात करें जाति के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग है वह हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख कहाँ से आया है? पुलकेशिन सेकंड का है। राष्ट्रकूट शासक है ये पुलकेशिन द्वितीय। इसका एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा था। तो एक प्रश्न बन जाता है, गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख करने वाला कौन है? तो रवि कीर्ति है। शासक कौन है? पुलकेशिन सेकंड है। किस अभिलेख में इसकी चर्चा हुई है? ऐहोल अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार जो हैं वह स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। राम का भाई था लक्ष्मण। जब हम रामायण देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राम के द्वारपाल का कार्य कौन करता है? लक्ष्मण करता है। तो वैसे ही ये कहते हैं कि हम भी द्वारपाल हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके द्वारपाल हैं ये? तो यह राजस्थान के द्वारपाल हैं, अर्थात राजस्थान कि जिस क्षेत्र में इनका शासन है वहाँ पर ये गेट कीपर के जैसे बैठे हैं। और अरब आक्रमण उस समय तत्कालीन घटना, विशेष प्रमुख घटना है उस समय की, उनको रोकने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि हम वहाँ के द्वारपाल हैं, जब तक हम खड़े हैं अरब आक्रमणकारी राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनका जो शासन है किस क्षेत्र में फैला हुआ था। अब इनका जो शासन है स्टूडेंट्स राजस्थान से प्रारंभ होता है और ये पश्चिम बंगाल तक जाएगा, पश्चिमी बंगाल तक जाएगा। यह राजस्थान का पहला राजवंश है जिसने इतने बड़े भूभाग पर शासन किया है। इस कारण हम इसे क्या कह सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ राजवंश कह सकते हैं। आर.सी. मजूमदार हैं, जाने माने इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार। इन्होंने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक की शताब्दी को राजपूत शताब्दी कहा है, प्लस इन्होंने कहा है यह सर्वश्रेष्ठ राजवंश है। बात आती है क्योंकि जब तक इनका शासन इस क्षेत्र में होता है तब तक अरब आक्रमणकारी हैं वह इस दिशा से भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। हम राजस्थान की ही नहीं, भारत की, संपूर्ण भारत की भी बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों के होते हुए वह राजस्थान या भारत की इस सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए थे। क्लियर है स्टूडेंट? अब बात आती है कौन है ये गुर्जर प्रतिहार। हमने यहाँ पर चर्चा की शब्द का प्रयोग किसने किया, जाति के रूप में इनका उल्लेख सबसे पहले किसने किया, और स्वयं गुर्जर प्रतिहार हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं। तीनों अलग अलग हमने अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नैणसी। कौन है ये मुहनोत नैणसी है इनका पूरा नाम। मारवाड़ में ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे नैणसी। इनके द्वारा राजस्थान का बहुत अच्छा इतिहास व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। एक सिंपल प्रश्न बनता है, गुर्जर प्रतिहारों की मुहनोत नैणसी द्वारा कितनी शाखाओं पर चर्चा की गई है? 26 शाखाओं पर। या फिर सिंपल सा प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं किसके द्वारा बताई गई? मुहनोत नैणसी के द्वारा बताई गई। वह कहते हैं कि 26 शाखाएं हैं परंतु 2 शाखाएं इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? मंडोर और भीनमाल। आज के इस वीडियो में हम दोनों शाखाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आती है मंडोर के प्रतिहार। मंडोर वाला क्षेत्र स्टूडेंट अगर हम बात करें तो जोधपुर वाले क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? जोधपुर। मंडोर के प्रतिहारों की हम बात करें, प्रतिहार कौन? गुर्जर प्रतिहार हैं। मंडोर इनका क्षेत्र है। अब बात आती है गुर्जरों का प्रथम केंद्र इनके समय में मंडोर रहा था, परंतु कालांतर में उज्जैन भी बनेगा। ठीक है, दूसरी राजधानी उज्जैन भी बनेगा। मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो गटियाला शिलालेख में मिलती है। याद रखने के लिए स्टूडेंट्स, घटिया बातें जोधपुर वाले नहीं करते हैं या करते हैं, ऐसे रख के हम याद रख सकते हैं। एक सिंपल प्रश्न बनता है, गटियाला शिलालेख हमें कहाँ से मिलता है? तो जोधपुर से मिलता है। मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में है। मंडोर रावण का ससुराल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
घटियाला शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है कि एक ब्राह्मण था, प्रतिहार ब्राह्मण है, नाम है उसका हरिश्चंद्र। क्या नाम है स्टूडेंट्स? हरिश्चंद्र। ये रोहिलिदी शब्द जो लिखा है ये इसकी उपाधि है। तो एक सिंपल प्रश्न आगे ये भी आएगा जब हम चर्चा करेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों में किस शासक के द्वारा रोहिलिदी की उपाधि ली गई थी। तो हरिश्चंद्र के द्वारा रोहिलिदी की उपाधि ली जाती है। यह ब्राह्मण है, इसके 2-3 पत्नियां हैं। उनमें से जब इसकी संतानें जो फेमस हुई है, इसकी एक क्षत्रिय पत्नी थी, पत्नी क्षत्रिय थी, नाम था भद्रा। इससे इसके 4 संतानें हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, रज्जिल, भोगभट, कद्दक और दय। अब प्रश्न ये है कि जब ब्राह्मण प्रतिहार हरिश्चंद्र है, संतानें उसकी क्षत्रिय कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? संतानें क्षत्रिय कहलाती है। तो यहाँ पर यही प्रश्न एग्जामिनर आपको देता है, मंडोर के प्रतिहार किस जाति के कहलाते थे? तब हमें कहना है क्षत्रिय जाति के। जबकि मंडोर प्रतिहारों का जो मूल है, जो अग्रज है, जो आदि पुरुष है, हरिश्चंद्र रोहिलिदी, वह स्वयं एक ब्राह्मण था, परंतु क्षत्रिय पत्नी भद्रा के कारण ये क्या कहलाता है? क्षत्रिय कहलाती है इसकी संतानें। अब बात करते हैं, एक आता है जोट, गुर्जर प्रतिहारी है कोई। यह वीणा वादन का कार्य करता था और कहा जाता है कि इसने रावल जाति को दरबारी संरक्षण दिया था, मतलब संगीत के द्वारा जीवन यापन करता था। जोट नाम का व्यक्ति है। अभी एक बात करते हैं कुक्कुक की। कुक्कुक कौन है? देखिए, ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाओं में हमने कितनी शाखाएं की है? 26 शाखाएं हैं। उनमें से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, शाखाएं 2 ही इंपॉर्टेंट है, मंडोर के प्रतिहार और भीनमाल के प्रतिहार, परंतु कुछ व्यक्तियों के नाम मिल जाते हैं, जैसे कुक्कुक। कुक्कुक के बारे में कहा जाता है कि इसने मंडोर व रोहिस्कूप जोधपुर में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था और इन सब का वर्णन किसमें है? घटियाला शिलालेख। अब घटियाला शिलालेख का निर्माण करवाने वाला कौन है? कुक्कुक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें हरिश्चंद्र रोहिलिदी तथा उसकी 4 संतानों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लेते हैं भीनमाल के प्रतिहार। भीनमाल कहाँ आता है? जालोर में आता है। भीनमाल जालोर में आता है। इसका जो प्रथम शासक माना जाता है वह है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट, इसी को हम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहेंगे। देखिए स्टूडेंट, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र रोहिलिदी है, परंतु वो मंडोर के क्षेत्र में है। भीनमाल के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है वो नागभट्ट फर्स्ट को हम कहते हैं। अब इस नागभट्ट फर्स्ट का शासनकाल पर आप मत जाइए, भले 730 से 60 के लगभग रह रहा है। हम बात करते हैं नागभट्ट फर्स्ट की, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक प्रशस्ति है, एक शिलालेख है, ग्वालियर शिलालेख, ग्वालियर प्रशस्ति। मिहिर भोज के समय में इसकी रचना की गई थी। इसी वंश का महान प्रतापी जिसके समय स्वर्ण युग कहलाता है, मिहिर भोज है। आगे आएगा, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका जो शिलालेख है ग्वालियर प्रशस्ति, उसमें यह कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट फर्स्ट ने की है। पहला नाग है, ध्यान रखना स्टूडेंट, नाग भी अभी अपने 2 पढ़ने हैं। नागभट्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, कहा जाता है 739 ईस्वी में अरबों का भारत में प्रवेश करने से इसने रोका था। किसे? अरबों को रोकने वाला कौन है? पहला नाग है नागभट्ट फर्स्ट। कहा जाता है बप्पा रावल, हम करते हैं 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्रांग मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। उस समय नागभट्ट ने उसकी मदद की थी। मेवाड़ रियासत हम सबसे प्राचीन रियासत लेते हैं स्टूडेंट। अब बात आती है नागभट्ट फर्स्ट को क्या कहा जाता है? तो नागभट्ट फर्स्ट को हमने सबसे पहले तो ले लिया गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा हम लेते हैं किसे? मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। मलेच्छ मतलब अरब आक्रमणकारियों को यहाँ पर मलेच्छ कहा गया है। तीसरा, यह प्रतिहारों का वंशज माना जाता है। इसका जो दरबार है स्टूडेंट वो नागावलोक कहलाता था। नाग इसका नाम है, नागावलोक कहलाता था। कहा जाता है कि जब नागभट्ट फर्स्ट का समय चल रहा है उस समय समस्त राजपूत जातियां थी जो इसकी सामंत थी। क्या थी? सामंत। चौहान वंश में भी अपन करते हैं, जब चौहान पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, तो शासक सामंत थे। उपाधियों की बात करते हैं, कहते हैं इसने इंद्र के दम का भी नाश किया था, नाश करने वाला। नागभट्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके समय में भी दंती दुर्ग है जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है उसको इसने बुलाया उज्जैन और हिरण्यगर्भ दान यज्ञ हेतु करने हेतु आमंत्रित किया था। किससे बुला रहा है? दंती दुर्ग को। दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है स्टूडेंट दंती दुर्ग। उसको ये बुला रहा है कहाँ पर? उज्जैन। हमने भीनमाल शाखा जो कि जालोर से संबंधित है, उसका पहला राजा किया है स्टूडेंट नागभट्ट फर्स्ट। अब हम अगली बात करेंगे वत्सराज की। वत्सराज जो शासक है वो
एक्चुअल में इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। वैसे वास्तविक, वैसे वत्सराज। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसे क्यों बोला, याद करवाने के लिए स्टूडेंट्स, कि आप जब इस तरीके से जोड़ जोड़ के याद करते रहेंगे तो आपको 101% एग्जाम में भी वैसे वत्सराज, वैसे वास्तविक शासक याद आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, टाइम पीरियड पर नहीं जाएंगे स्टूडेंट, टाइम पीरियड थोड़ा बाद में मैटर करेगा। अभी के लिए हम देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष, अभी हमने थोड़ा एक वीडियो पहले भी देखा है इसके बारे में, आप देखिए उस वीडियो को, उसमें हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूरी चर्चा की है, कौन सी शक्ति कहाँ से आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो त्रिपक्षीय संघर्ष, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो प्रथम विजय हुई थी वो वत्सराज की हुई थी, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक है इसलिए वैसे विजय भी इसी की हुई थी, फर्स्ट विजय। अब उस समय आयुध वंश का जो शासक है इंद्रायुध था, जिससे इसने परास्त किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उपाधियों की अगर हम बात करें, इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, सम्राट तथा रणहस्तिन तथा जय वराह इसे कहा जाता है। इसके नाम से ही हमें मिल जाता है, से सम्राट, र से रणहस्तिन, ठीक है, जय से जय वराह कहा जाता है। नाम से ही हम उस ट्रिक के साथ में यूज कर सकते हैं। अब आता है, इसने भीनमाल में, भीनमाल शाखा का ही ये शासक है, राजसूय यज्ञ करवाया था। प्राचीन काल में कई सारे यज्ञ होते थे, अश्वमेघ, हिरण्य गर्भदान, राजसूय, कई सारे यज्ञ होते थे। तो इसने कौन सा यज्ञ करवाया स्टूडेंट, राजसूय यज्ञ। अब साहित्यकारों की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संस्थापक है तो साहित्यकार भी उस समय के कुछ ना कुछ मिलेंगे। एक साहित्यकार हमारा आता है उद्योतन सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको तो ना स्टार ही लगा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पुस्तक है कुवलय माला, कुवलय माला की रचना इसी समय हुई है जब वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। एक आते हैं जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी, उनके द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हरिवंश पुराण की रचना इसी के समय की गई थी। ओशिया के अंदर हम बात करते हैं, ओशिया जोधपुर के क्षेत्र में आता है स्टूडेंट, वहाँ पर सरोवर का निर्माण तथा महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो मंदिर निर्माण की शैली है वह शैली कहलाती है महामारू शैली। तो हम कल्चर में भी देखते हैं महामारू शैली इंपॉर्टेंट आती है, प्रश्न बनता है महामारू शैली का संबंध किससे है, तो हमें आंसर लिखना है गुर्जर प्रतिहारों से है। अब बात आती है स्टूडेंट की, जब हम स्टार्ट करते हैं इस वंश को, हम कहते हैं आर.सी. मजूमदार ने इसको सर्वश्रेष्ठ वंश कहा है। कारण क्या था स्टूडेंट, ये राजस्थान से लेकर के बंगाल तक के क्षेत्र पर फैला हुआ था। कहा जाता है मुंगेर के युद्ध में इसने धर्मपाल को पराजित किया था, तो बंगाल के धर्मपाल को इसने पराजित किया था। लेकिन राष्ट्रकूट का राजा था ध्रुव, उसने इसे परास्त कर दिया। तो ध्रुव से हारने वाला शासक भी ये वत्सराज ही है, और धर्मपाल को हराने वाला शासक भी वत्सराज ही है। हमने इसका त्रिपक्षीय संघर्ष देखा है, परंतु हम देखते हैं फर्स्ट विजय वत्सराज की ही मानी जाती है। अब बात आती है दूसरे नाग की। अगला जो हमारा शासक है वह है नागभट्ट सेकंड। इसकी हम बात करते हैं। पहला नाग हम देख चुके हैं, ये दूसरा नाग है स्टूडेंट, दूसरा नाग है। त्रिपक्षीय संघर्ष में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि अंतिम विजय इसी की हुई थी। पहले इंद्र आया था स्टूडेंट, फिर चक्र आया है, ये हमने याद रखना है कि किसने किसको परास्त किया है। त्रिपक्षीय संघर्ष की अंतिम विजय चक्रायुध को परास्त करके इसने की थी। इसकी हमें 795 से 833 याद रखनी है। इसका जो वर्ष है, इसका जो शासनकाल का वर्ष है वह इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है स्टूडेंट कि पहली बार हमें व्यवस्थित कोई सन मिलती है 816 ईस्वी में इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, क्योंकि हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के हुआ था। और कन्नौज पर अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड की थी, और कन्नौज पर अधिकार करके उसको राजधानी बनाएगा। इससे पहले हमने मंडोर राजधानी देखी, उससे पहले हमने मंडोर के बाद में उज्जैन को राजधानी देखा है, फिर हम भीनमाल आए हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कन्नौज का जो क्षेत्र है वो इनके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है और उसको राजधानी बनाई जा रही है। कहा जाता है कि इसने कन्नौज पर अधिकार करके राजधानी बनाया। और अवंती, जो कि इससे पहले अवंती का ही नाम स्टूडेंट्स उज्जैन होता है, उज्जैन इससे पहले जो राजधानी थी वहाँ से कन्नौज अपनी राजधानी ये स्थानांतरित कर देगा। कौन किसकी चर्चा कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, नागभट्ट सेकंड की चर्चा कर रहे हैं। ये बात करें नेक्स्ट बाकुला शिलालेख। देखिए स्टूडेंट्स, नागभट्ट सेकंड जो है उसका शिलालेख आ रहा है बाकुला शिलालेख। मैंने यहाँ पर N2 लिखा है, मतलब कि नागभट्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। बाकुला शिलालेख में इसको परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति जो मिहिर भोज की है, जिसका स्वर्ण युग है, उसमें इसे कर्ण की उपाधि दी गई है। तो ये उपाधियाँ आपको आवश्यक रूप से याद रखनी है, क्योंकि इसमें प्रश्न बनते हैं कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को कर्ण कहा जाता है, किसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर कहा जाता है, आदि आदि। कहा जाता है इसने किरात, मत्स्य, वत्स और तुरुष्क को जीता था।
ग्वालियर प्रशस्ति में इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अब नागभट्ट सेकंड के द्वारा जल समाधि ली गई थी। जल में प्राण त्यागे गए थे। जल समाधि लेना से तात्पर्य है कि जब अपने इच्छा से स्वयं जाकर के जल में बैठ करके योगिक क्रिया के माध्यम से अपने जो प्राण त्याग दिए जाते हैं उसे जल समाधि लेना कहते हैं। इसने कन्नौज के चक्रायुद्ध को परास्त किया था। हमने चर्चा की है इस पर कि कन्नौज के चक्रायुद्ध को पराजित करता है, परंतु स्वयं जो है राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से परास्त हो जाता है। गोविंद तृतीय से परास्त हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर भी हमने बात की थी, जो हमारा वत्सराज है वह भी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होता है। देखिए राष्ट्रकूट शक्ति जो है महाराष्ट्र से आने वाली, दक्षिण से आने वाली एकमात्र शक्ति, वह उसका आप शौर्य देखिए कि यहाँ पर हम कहते हैं कि राजा ध्रुव ने, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक है, वत्सराज को पराजित किया था। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि नागभट्ट सेकंड को किसने, वही राष्ट्रकूट वंश है, शासक है गोविंद तृतीय ने पराजित किया है। दोनों बातें हमें याद रखनी है। दोनों के समय में ही गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है वो पराजित हो रहा है और राष्ट्रकूट शासक है वो विजित हो रहा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट शासक आता है स्टूडेंट्स मिहिर भोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका काल स्वर्ण युग कहलाता है। इसके समय में अरब यात्री यहाँ पर आते हैं। इसे भोज फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, भोज की बात करते हैं तो जो भोज फर्स्ट है, इतिहास में दो हुए हैं, एक है मिहिर भोज और एक है भोज परमार। भोज परमार जो है, कहते दोनों को भोज फर्स्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। भोज परमार जो है वह परमार वंश का शासक है और मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। इसका जो काल माना जाता है स्टूडेंट्स, तो मिहिर भोज पितृहंता शासक है। क्या है स्टूडेंट्स? पितृहंता। इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। 833 से लेकर के 36 के बीच में रामभद्र का शासन है और कहा जाता अकर्मण्य शासक था, इस कारण मिहिर भोज को उसकी हत्या करनी पड़ी थी। तो पितृहंता शासक गुर्जर प्रतिहारों में कौन है? मिहिर भोज है। इसका जो काल है स्टूडेंट स्वर्ण युग कहलाता है। क्या युग कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। अब कहा जाता है कि इसने देवपाल पाल वंश के, इसका जो संघर्ष है, देखिए स्टूडेंट्स, देवपाल पाल वंश का शासक है, राष्ट्रकूट का ध्रुव सेकंड शासक है, से पराजित हुआ था। तो देखो तीसरा शासक आ गया है राष्ट्रकूट वंश का, जो कि गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर रहा है। परंतु कृष्ण सेकंड जब शासक बनेगा राष्ट्रकूट वंश का, उस समय मिहिर भोज उसे हराएगा तथा मालवा का क्षेत्र भी उससे छीनेगा करेगा। कहा जाता है इसकी 3 राजधानियां थी। एक तो इसने उज्जैन को ही राजधानी रखा, एक इसके समय में कन्नौज जो पहले से थी, और एक इसने धार को भी अपनी राजधानी बनाया था। धार को भी अपनी राजधानी बनाया। अब बात आती है मिहिर भोज की कि इसकी उपाधियों की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आदि वराह, श्री मदादि वराह, 2007 थर्ड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि श्री मदादि वराह की उपाधि किस शासक की थी? आंसर क्या? मिहिर भोज की उपाधि थी। प्रभास भी इसे कहा जाता है। कहा जाता है इसके समय में जो चांदी का सिक्का चलता था, द्रम, क्या सिक्का चलता था? चांदी का सिक्का चलता था। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि द्रम सिक्का जो है वो किस धातु से निर्मित था? चांदी से। तो चांदी का जो सिक्का था द्रम, उस पर इसके ये उपाधि लिखी हुई है श्री मदादि वराह। श्री मदादि वराह मिहिर भोज की उपाधि है ये। कहा जाता है स्टूडेंट इसके समय में एक अरब यात्री आया था। देखिए आक्रमणकारी आना अलग बात है और यात्री आना अलग बात है। सुलेमान नाम था, इसका नाम है मिहिर भोज। याद करने के लिए आप कह सकते हो कि सलमान आया तो उसको भोज कराया, भोजन कराया, तो मतलब कि मिहिर भोज के समय में सुलेमान आया था। कहा जाता है कि उसने मिहिर भोज को बरुआ कहा। राजा को उस समय कहते थे बरुआ, तो बरुआ शब्द का प्रयोग इसने मिहिर भोज के लिए कहा है। इसकी तारीफ भी की है सुलेमान ने, तो इसको इस्लाम का शत्रु भी बताया है। कहा जाता है कि सुलेमान इसके सैन्य प्रशासन की तारीफ करता है और सुलेमान कहता है यह इस्लाम की दीवार है, जब तक यह शासक है तब तक अरब या आक्रमणकारी इधर आ नहीं सकते। और अगला जो शासक आता है स्टूडेंट्स, सांस्कृतिक योगदान बहुत अधिक है उसका। शासक कौन है? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल। इसकी जो उपाधि है वो है चूड़ामणि, रघुकुल तिलक और निर्भय नरेश या निर्भय राजा। सिंपल ही प्रश्न आता है, चूड़ामणि रघुकुल तिलक के नाम से कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जाना जाता था? दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि इसके समय में इसका जो दरबारी कवि था वो राजशेखर था। जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, साहित्य में हम देखते हैं राजशेखर की जो किताबें हैं वो एक प्रामाणिक किताबें हैं, एक सटीक उत्तर देती हैं। तो राजशेखर की बात करें तो वह किसका दरबारी कवि था? तो हमें करना है वह महेंद्र पाल का दरबारी कवि था। राजशेखर, महेंद्र पाल कौन सा? फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। राजशेखर की किताबें एग्जाम में बहुत पूछी जाती है स्टूडेंट्स। 2 क से याद करेंगे, काव्य मीमांसा,
कर्पूर मंजरी। 2 कोश हैं हमारे पास में, भुवन कोश, प्रबंध कोश। 2 भारत हैं हमारे पास में, 2 बाल हैं हमारे पास में, बाल भारत और बाल रामायण। इसके अलावा विद्वसाल भंजिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में भी बहुत आई है। और हरिविलास, ये इसकी कुछ 7-8 किताबें हैं राजशेखर की, जो कि महेंद्र पाल फर्स्ट का दरबारी कवि था। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, महिपाल नाम से शासक बनता है महेंद्र पाल के बाद में। और राजशेखर की अगर हम बात करें तो वो दोनों के समय में रहेगा, परंतु दरबारी कवि के रूप में पूछे तो हमें महेंद्र पाल करना है, और किसका समकालीन था तब हमें कहना है महेंद्र पाल फर्स्ट तथा महिपाल फर्स्ट दोनों का। अब राजशेखर इनके समय में भी हम बात करते हैं कि राजशेखर कहता है कि महिपाल फर्स्ट ने केरल तथा कुंतल की विजय की थी। केरल और कुंतल, कुंतल से तात्पर्य स्टूडेंट यहाँ पे है कर्नाटक। तो केरल और कुंतल की विजय किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने की थी, तो हम कहते हैं महिपाल ने। एक अरब यात्री यहाँ पे भी आता है, एक आ चुका है, हमने किया है सुलेमान, अल सुलेमान। कोई भी व्यक्ति और अरब यात्री उनके नाम के आगे स्टूडेंट अल ज़रूर लगता है। तो अल मसूदी जो है वो इसके समय में भारत आया था, महिपाल फर्स्ट के समय में, जिसने भारत की जो हवाएं हैं उनको मानसून शब्द से संबोधित किया है। हम उसको जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, ये वही महिपाल फर्स्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कहते हैं, तो इसके प्रसंग में 2 ही प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यही कि अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था, तब हम कहेंगे महिपाल फर्स्ट में। या फिर महिपाल फर्स्ट जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है, उसके समय में कौन सा अरब यात्री भारत आया था, तो हम कहते हैं अल मसूदी। अगला शासक आता है स्टूडेंट राज्यपाल। राज्यपाल की हम बात करें स्टूडेंट, इसका इतिहास थोड़ा विचित्र ही है। कहा जाता है कि 1016 में, कई स्थानों पर स्टूडेंट आपको 1018 भी मिलेगा, 1016 में महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया, गजनवी जो है अपने 17 आक्रमणों के लिए फेमस है। तो जब गजनवी 1016 में राजपाल पर आक्रमण कर रहा है, मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है, उस समय राजपाल को पता चल रहा है कि महमूद गजनवी आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो इतनी वीरता दिखाता है कि जहाँ बैठा होता है वहीं से उठ करके भाग जाता है। तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि ये बहुत कायर शासक होता है। जब आक्रमण हो रहा है जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को आप भोग रहे हो, जिस क्षेत्र के आप राजा हो, उसकी सुरक्षा करने के स्थान पर आप वहाँ से भाग जाते हो। अर्थात इस कायरतापूर्ण कार्य के कारण जो चंदेल शासक होता है, चंदेल वंश का शासक है विद्याधर, और एक नाम मिलता है धंगदेव। तो विद्याधर के द्वारा एक राजपूतों का संघ बनाया गया और निश्चय किया गया कि जब राज्यपाल आएगा या राज्यपाल जिसको भी जहाँ पर भी मिले उसकी हत्या करनी है, क्योंकि एक राजपूत को यह कायरतापूर्ण कार्य शोभा नहीं देता। अब कहा जाता है कि जब गजनवी का आक्रमण हो गया, गजनवी यहाँ से लूट मार करके चला गया, जब उसे पता चला राज्यपाल को कि गजनवी जा चुका है, तो स्वयं राज्यपाल वापस आ जाएगा और राज्य करने लग जाएगा। इस बात से विद्याधर और धंगदेव इनके द्वारा क्या किया कि राज्यपाल की हत्या कर दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्याधर व धंगदेव। तो एक सिंपल प्रश्न बनता है कि गजनवी के विरुद्ध राजपूतों का जो संघ है किनके द्वारा बनाया गया था, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। तो उस समय शासक कौन है, राज्यपाल है इस क्षेत्र का, परंतु चंदेल वंश के जो शासक हैं सीमावर्ती, वह एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। अब अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स यशपाल। यशपाल की बात करें, यह अभी लेटेस्ट में ही एलएस का जो एग्जाम हुआ था लेडीज सुपरवाइजर का, उसमें यह प्रश्न था गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल। तो हमने स्टूडेंट्स कितने शासक किए हैं अब तक, देखिए सबसे पहले हमें नाग लेना है, नाग के बीच में एक वत्स को बिठाना, फिर दूसरा नाग, 2 नाग के बीच में एक वत्स हमें लेना है। फिर हमें लेना है मिहिर भोज, 3M आएंगे, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, फिर आएगा राजा और यश। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है।